दोस्तों नमस्कार। कथुआल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी इस यूनिट को आगे बढ़ाते हुए आज की तीसरी क्लास कर रहे हैं। हमने पहली क्लास में और दूसरी क्लास में जो है वो जो पॉलिटी होती है, राज व्यवस्था जो होती है, उसका जो इंट्रोडक्शन होता है, उससे रिलेटेड जितनी टर्म हैं जो हमें बार बार पढ़नी पड़ेंगी, उन सभी पे डिस्कशन किया था। और उन सभी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन जो हैं हम पढ़ सकते थे, जितने क्वेश्चंस को हम स्टडी कर सकते थे, उन क्वेश्चंस को हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो आज हम जो है अपनी इस क्लास में जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और टॉपिक हमारा ये रहेगा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, वो किस तरीके से बनी थी और संविधान सभा के अंदर क्या क्या काम किस किस के द्वारा किए गए थे और कब कब किए गए थे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में आप बने रहिए। लंबी क्लास चलने वाली है, लगभग 2 घंटे तक क्लास चलेगी, तो आप इस क्लास को पेशेंसली आराम से देखिए। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आप नॉर्मली नहीं पढ़ते होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर पढ़ते भी होंगे फिर भी आप लोग इस चीज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है कुछ चीज़ें अलग से भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, संविधान सभा का निर्माण यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनी थी। जब हम बात करते हैं पहली बार कि जब शुरुआत इसकी कैसे होती है, तो संविधान सभा की मांग जो है सबसे पहले अनऑफिशियल तौर पे एक आर्टिकल में जिक्र होता है इसका। ठीक है, एक आर्टिकल आता है 1922 में। ठीक है, उस समय पे इसका एक जिक्र किया जाता है 1922 में। ठीक है, और 1922 में ही एक इंटरव्यू देते हैं महात्मा गांधी। 1922 में महात्मा गांधी जी ने भी जो है यहाँ पे अनौपचारिक तौर पे, अनऑफिशियल तौर पे संविधान सभा की मांग का जिक्र किया था अपने एक इंटरव्यू में। ये महात्मा गांधी करते हैं। इसके बाद जो है एक चीज़ और होती है, 1923 में जो है स्वराज पार्टी बनती है। ठीक है, स्वराज पार्टी बनती है जिसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज पार्टी भी जो है वो भी संविधान सभा और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी डिमांड उठाती है। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो घटना होती है, इसके इतिहास में हम बात कर रहे हैं कि संविधान सभा के बनने की प्रक्रिया कैसे रही है। तो उसके बाद जो बात आती है संविधान सभा की, उसके बाद आते हैं 1931 में रावी नदी के किनारे पर पंडित नेहरू ने जो है वो भारत का झंडा फहराया था। ठीक है, और ये झंडा फहराते हुए उन्होंने जो है पूर्ण स्वराज की जो मांग है उसको रखा था। कांग्रेस की तरफ से इन्होंने इस मांग को रखा था। ठीक है, और इस बात का जिक्र किया था कि हाँ, हम जो है पूर्ण स्वराज लेंगे, हम डोमिनियन स्टेटस में नहीं रहेंगे। ठीक है, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इस बात का जिक्र करते हुए यहीं पे उन्होंने ये भी बात उठाई थी कि इसके लिए जो है हमें एक संविधान सभा बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिशियल तौर पे इस डिमांड को नेहरू के द्वारा उठाया गया। फिर 26 जनवरी 1930 है, हम अपना, जैसे कि 26 जनवरी को हम क्या करते हैं कि हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू किया था, जो कि जब उस समय पे कांग्रेस के अध्यक्ष जो हो वो पंडित नेहरू बने हुए थे, तो उन्होंने जो है घोषणा की थी कि हम 26 जनवरी को जो है आज घोषणा करते कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंट है, भारत को स्वतंत्र घोषित करते हैं अपनी तरफ से, और इसके लिए अब आगे की लड़ाई रहेगी अंग्रेजों से। इसके बाद जो है जो संविधान सभा की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बात आती है, उसका जिक्र करते हैं एम एन रॉय 1934 में। ठीक है, तो एम एन रॉय जो है 1934 में कांग्रेस के अधिवेशन में वो कहते हैं कि वयस्क मताधिकार होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए। आप जो हैं 18 साल से ऊपर के प्रत्येक 18+ एज के प्रत्येक व्यक्ति को जो है वयस्क मताधिकार, यानी कि हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होगा, और उसके द्वारा जो संविधान सभा बनाई जाएगी, यानी कि देश के अंदर जो हो वोटिंग करवाई जाएगी। वोटिंग से जो है लोग चुन करके आएंगे, उसमें जो संविधान सभा बनेगी वो संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रस्ताव किया गया था इनके द्वारा। तो औपचारिक तौर पर ये मांग जो है कांग्रेस ने पहली बार उठाई और इसको स्वीकार भी कर लिया गया। तो ये थी मेन जो इनकी डिमांड थी औपचारिक तौर पे कि पहली बार कि हाँ, संविधान सभा जो बनेगी वो किस बेस पे बनेगी, वो बनेगी हमारे
तो संविधान सभा के बनने का जो मेन रीजन तो दिया गया, जो ऑफिशियल डिसीजन जो लिया गया वो लिया गया था एम एन रॉय के डिसीजन के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे कांग्रेस ने कम्प्लीटली इसको एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि हाँ संविधान सभा बनेगी और इसके लिए हम वोटिंग करवाएंगे, वैश्विक मताधिकार होगा। एक घटना होती है 1942 में। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन बन करके आता है। क्रिप्स मिशन, भारत के अंदर क्रिप्स मिशन भेजा जाता है, जिसको जो है, जिसके अध्यक्ष जो हैं स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, स्टीफर्ड क्रिप्स जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे। तो इसमें क्या है कि औपचारिक तौर पे इन्होंने भारत के लिए जो है एक संविधान सभा को बनाने की घोषणा कर दी कि भारत को जो है एक संविधान सभा बनाई जाएगी जिसमें भारत का संविधान बनेगा। ठीक है, और कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है, कांग्रेस भी और जो मुस्लिम लीग है, इन दोनों ने इसको मानने से मना कर दिया। स्टीफर्ड क्रिप्स जो रिपोर्ट लेके आए थे, क्रिप्स मिशन के अंदर जो लिखी गई थी बातें, उनको मानने से मना कर दिया इन दोनों ने। ठीक है, और यहाँ पे जो है कांग्रेस में, जैसे कि उसमें भी गांधी जी काफ़ी पॉपुलर थे, तो गांधी जी ने भी इसको मना कर दिया। और गांधी जी ने इसको कहा कि ये क्रिप्स मिशन जो आया है ना, क्रिप्स मिशन ने जो कहा वो है पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, और नेहरू ने जो है इसको कहा था कि डूबते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स मिशन को अगर आपका प्रश्न आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा है, तो आंसर होगा गांधी, महात्मा गांधी। और ये क्वेश्चन आ जाए कि क्रिप्स मिशन को किसने डूबते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा है, तो ये आंसर होगा आपका पंडित नेहरू। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेनी। देखो, ये इसलिए कह रहे थे, गांधी कह रहे थे कि ब्रिटेन के पास जो है, इंग्लैंड के पास जो है, विश्व युद्ध में हार नजर आ रही है। 1942 में इंग्लैंड इतना कमज़ोर पड़ गया था कि वो भारत को संभाल नहीं पा रहा था। तो इस कारण से जो है ये कहते हैं महात्मा गांधी के पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, ये निकल चुका है। और दूसरी फिर नेहरू कहते हैं कि ये डूबते बैंक का इसलिए है कि ये तो बर्बाद हो चुके हैं, अब हमें इंडिपेंडेंस देने की बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, और इसके अंदर जो प्रोविज़न है वो सारे हमारे खिलाफ हैं। इन चीज़ों को इन्होंने मानने से मना कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सारा का सारा जो प्रेशर बनाता है, ये यूएसए, यूके और यूएसएसआर के बीच में जो है एक चार्टर साइन होता है। मतलब कि ये जो घोषणा हुई क्रिप्स मिशन जिसके तहत भेजा गया, वो भेजा गया था यूएसए, यूके और यूएसएसआर, इन तीनों के बीच में जो है एक अटलांटिक चार्टर जो है उसके ऊपर सिग्नेचर होते तीनों के। ठीक है, और यहाँ पे डिसीजन ये लिया गया कि जितनी भी कॉलोनियल हैं, जितनी भी कॉलोनी कंट्री हैं, उन सबको इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी और सभी को जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाया जाएगा सभी के अंदर। ठीक है, तो सभी को डेमोक्रेटिक सिस्टम के रूप में तैयार करने के लिए जो है इन कंट्रीज़ को, इन कॉलोनीज़ को जो है इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी। ये कहा गया अटलांटिक चार्टर में। और यूके, यूएसएसआर, यूएसए, इन तीनों के बीच में था। तो यूएसएसआर की तो कोई कॉलोनी थी ही नहीं, ना यूएसए की कोई कॉलोनी थी, तो कॉलोनी थी अकेली यूके की। तो यूके को ये बात माननी पड़ी, इसलिए उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा था। लेकिन क्रिप्स मिशन को मानने से मना कर दिया। इसके बाद एक और कमीशन आता है 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भेजा गया। कैबिनेट मिशन में जो है, इसमें एक बार फिर से सदस्यों के अंदर जो है, जो स्टीफर्ड क्रिप्स थे, जो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे, उनको फिर से भेजा जाता है। इसमें स्टीफर्ड क्रिप्स को भी भेजा गया, पैथिक लॉरेंस को भी भेजा गया और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन के अंदर कौन कौन व्यक्ति थे, किन किन व्यक्तियों के नाम हैं, तो ये तीनों नाम जो हैं आपको याद कर लेने हैं। 24 मार्च 1946 को ये भेजा गया था। ठीक है, और इसमें पे अगर ये पूछे कि गवर्नर जनरल कौन है, तो गवर्नर जनरल जो हैं वो हैं लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल जो हैं वो इसमें पे गवर्नर जनरल थे जब कैबिनेट मिशन भारत में आता है, तो उस समय पे। ठीक है, तो इसके अंदर मेन जो पॉइंट रखे गए, जो बातें कही गई कि क्या क्या चीज़ें होंगी जो सबसे मेन होंगी, तो वो रखी गई कि भारत एक संघ बनेगा, भारत को जो है एक फेडरेशन बनाया जाएगा, यानी कि सभी राज्य जो हैं वो आएंगे। तो इसमें यह भी बात रखी गई कि ब्रिटिश प्रभुत्व, और इसके अंदर संघ बनने में 3 चीज़ें रखी गई इस तरीके से। एक तो ब्रिटिश प्रभुत्व वाला एरिया जो था वो सारा का सारा, देसी रियासतें, ठीक है, देसी रियासतें, यानी कि ये दोनों जो है ये दोनों शामिल होंगे किसमें, भारत के अंदर। कि भारत जो एक देश बनने वाला है, ठीक है, वो जो देश बनेगा उसके अंदर जो है ये सारे के सारे जो हैं ये सब चीज़ें जो हैं, और इसको ऐसे नहीं है कि ऐसे रखा गया था, ये कम्प्लीटली ऐसे बन करके आया था, ये इतना बन रहा था ऐसे। ठीक है, तो ये पूरा एक देश बनाने की बात हुई थी कि ये पाकिस्तान जो है ये भी इसके अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी।
तो ये दोनों को रखा गया ब्रिटिश प्रभुत्व, यानी कि ब्रिटिश के कंट्रोल में जितना एरिया था वो वाला, और जो हमारी देसी रियासतें थी वो वाला, ये दोनों शामिल करने थे। देसी रियासतों को ये चीज़ छूट दी गई थी कि वे अपनी इच्छा अनुसार निर्णय ले सकती हैं, ठीक है, कि उनको जो है अपनी इच्छा अनुसार निर्णय लेने का अधिकार है कि वो जिसमें चाहे शामिल हो लें, ठीक है। उनको ये अधिकार था कि वो या तो भारत अपने इच्छा अनुसार भारत में शामिल हो सकती या नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, ब्रिटिश भारत को जो वो 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि 3 कैटेगरीज डिवाइड की गई भारत को बनाने के लिए। एक कैटेगरी रखी गई कि हिंदू बहुल क्षेत्र, यानी कि एक कैटेगरी में होंगे हिंदू बहुल क्षेत्र, यानी कि जहाँ पे मेजोरिटी में हिंदू हैं, वो ए कैटेगरी, ग्रुप ए। ग्रुप बी में रखे गए जो वेस्ट मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि पश्चिमी मुस्लिम बहुल क्षेत्र, जिसके अंदर सिंध, पश्चिमी पंजाब और NWFP बलूचिस्तान ये आते हैं। यानी कि जो ये वाला एरिया है, ये पाकिस्तान का जो एरिया है इधर से, ये वाला रखा गया है इसके अंदर सारा का सारा, ठीक है। और दूसरी तरफ है ग्रुप सी, यानी कि पूर्वी मुस्लिम बहुल क्षेत्र, यानी कि मेजोरिटी में जहाँ पे पूर्व में मुस्लिम हैं, यानी कि जो ये भारत जो यहाँ पे बनता है, जब ये इधर बांग्लादेश जो बन जाता है, ठीक है, ये वाला बांग्लादेश वाला, ये है पूरा का पूरा पूर्वी, ठीक है। तो इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला गया, जिसके अंदर असम आता है और पूर्वी बंगाल आता है, ठीक है। पश्चिमी बंगाल जो हमारे अंदर आता है, वेस्ट बंगाल, वो भारत में आ गया, और पूर्वी बंगाल वो बांग्लादेश को बोलते हैं, और ऊपर वाला असम का एरिया जो है वो इसमें रखा गया। तो ये 3 एरिया बना के डिसाइड करके भारत के सामने रखे गए कैबिनेट मिशन के अंदर, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के अंदर जो ये बातें रखी गई थी, और इसी के अंदर कहा गया कि ABC पहले क्या करेंगे, मतलब कि जो ये ABC जो चीज़ें बनी हैं, जो ये 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है भारत को, इन्होंने कहा ना कि भारत एक संघ बनेगा, तो इनको भारत को संघ बनाने के लिए जो वो सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि इन्होंने ये कहा कि संघ तब बनते हैं जब ये सारे स्टेट आपस में मिलकर के एक संघ बनाएंगे। तो इन्होंने कहा कि जो ABC ग्रुप हैं, पहले A, मतलब कि ये A, B और जो C हैं, इन तीनों को अपने संविधान बनाने हैं, यानी कि हर एक स्टेट, हर एक रियासत जो भी इनमें शामिल होना चाहता है वो पहले अपने खुद के संविधान बनाएगा, फिर ये सारे एक जगह पे आएंगे, इकट्ठे होंगे। ABC जो हैं, जैसे ये अलग अलग हैं, फिर ये क्या है कि एक जगह पे आके इकट्ठे होंगे, और फिर ये सब इकट्ठे होकर के एक संविधान बनाएंगे, ठीक है। इनके द्वारा एक संविधान बनाया जाएगा, और संविधान सभा का जो निर्माण होगा, संविधान सभा जो बनेगी, उसके अंदर कुल मिलाकर के 389 सदस्य होंगे, ये उन्होंने रखा। और 292 सदस्य जो हों कहाँ से आएंगे, ब्रिटिश प्रांत से, यानी कि जो ब्रिटिश के कंट्रोल में एरिया थे उनके अंदर से 292 सदस्य चुने जाएंगे। 4 सदस्य जो हैं वो चीफ कमिश्नरी से बनेंगे, यानी कि एक हिस्सा चीफ कमिश्नरी का था, उनसे रखेंगे। चीफ कमिश्नरी में जैसे कि दिल्ली, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान, अजमेर, मारवाड़ क्षेत्र, ये यहाँ से 4 आएंगे चुन करके। 93 सदस्य जो हैं वो देसी रियासतों से होंगे। ये वाली चीज़ें आपको याद रखनी है कि 292 सदस्य आ रहे थे ब्रिटिश प्रांत से, 4 आ रहे थे चीफ कमिश्नरी से, और 93 कहाँ से आ रहे थे, देसी रियासतों से, ठीक है। तो संविधान सभा का निर्वाचन जो है, अब जैसे कि अब इनको चुना कैसे जाएगा, आए तो गए, हमने डिसाइड कर दिया, हमने बता दिया कि ABC ग्रुप बनेंगे, ABC पहले अपना संविधान बना के लाएंगे, फिर आके वो जो एक जगह पे बैठेंगे, एक कमरे में बैठेंगे, और फिर इकट्ठे होकर के कहेंगे कि हम एक भारत देश बना रहे हैं सब मिल करके, और उस पूरे भारत देश का एक संविधान सब मिल करके हम बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या कहा गया कि 292 सदस्य होंगे, ठीक है। 292 जो ब्रिटिश प्रांत हैं वहाँ से आ जाएंगे, और 4 जो हैं वो चीफ कमिश्नरी जो हैं वहाँ से आ जाएंगे, और उसके बाद जो हैं 93 सदस्य जो हैं वो जो देसी रियासतें हैं वहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये डिसाइड कर लिया बैठ के, और फिर इन्होंने कहा कि अब ये लोग आएंगे, इनको आना कैसे है, ये चुन के आएंगे, कैसे आएंगे, डायरेक्ट आएंगे, कौन चुनेगा, कैसे होगा, ये सब बातें आएंगी। तो यहाँ पे ये कहा कि संविधान सभा का जो निर्वाचन है, संविधान सभा का जो इलेक्शन होगा वो इनडायरेक्ट, ये नीति आएगा, इनडायरेक्ट नीति से किया जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट होगा, जो इलेक्शन जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा, मतलब कि डायरेक्ट होता तो उसमें क्या होता कि डायरेक्ट में तो पब्लिक चुनती, इनडायरेक्ट में पब्लिक नहीं चुनती, ठीक है। इनडायरेक्ट में जो है वो नॉमिनेट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये होगा कि जो प्रांतीय विधायिकाएं जो 1937 में इलेक्शन हुआ था, और फिर 1946 में जो इलेक्शन हुआ था, उसके बेस पे जो हमने विधायिकाएं डिसाइड कर रखी थी प्रांतों में कि इस एरिया से एक विधायक है,
दूसरे एरिया से एक विधायक है, तो इस तरीके से हमने डिसाइड कर रखी थी। तो प्रांतीय विधायिका के सदस्य चुनाव करेंगे, ठीक है। तो सदस्य जो हों वो चुनाव करेंगे। तो स्थानीय प्रशासन इकाइयों द्वारा मतदान होगा, यानी कि स्थानीय यानी कि लोकल बॉडीज जो हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो हो वो इसके अंदर वोटिंग करेंगे। और 1935 की जो रीति है कि यानी कि 1935 का जो एक्ट आया था, 1935 का मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग, यानी कि उसके अंदर जो प्रोविज़न दिए हैं हमने उसके अकॉर्डिंग होगा। और अकॉर्डिंगली क्या था उसके अंदर कि मतदान कौन करेगा, कि उसमें इलेक्शन में वोट कौन करेगा, वोट करेंगे जो एजुकेटेड पर्सन है, यानी कि जो पढ़ा रहे हैं, टीचर वोट करेंगे। व्यापार मंडल के जो लोग हैं वो वोट करेंगे, जो टैक्स देते हैं वो वोट करेंगे, जो टैक्स इकट्ठा करते हैं वो वोट करेंगे। तो ये याद रख लेना कि हर कोई वोट नहीं करेगा, आमजन वोट नहीं करेगा, वोट करेंगे सिर्फ शिक्षक, यानी कि टीचर, जो ट्रेडर्स हैं, या फिर जो कोई टैक्स पेयर हैं, या फिर टैक्स कलेक्टर हैं, ठीक है। ये सब जो हैं ये सब मिल करके इलेक्शन के अंदर वोट करेंगे। तो उस समय पे खाली कितना वोट हो पाया था, वो था 28% वोट कर पाए थे लोग, मात्र 28% लोगों ने वोट किया था, उससे चुन करके लोग आए थे। अब कैंडिडेट कैसे डिसाइड होगा कि किस जगह से कितने कैंडिडेट आ सकते हैं, तो ये डिसाइड किया गया कि जहाँ पे 10 लाख की जनसंख्या है वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आएगा तो वो 10 लाख की जनसंख्या पे एक रिप्रेजेंटेटिव होगा कुल मिला करके, ठीक है। और इलेक्शन जो होगा वो होगा कम्युनल बेसिस पे, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर, यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधियों के आधार पे इलेक्शन होगा। यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधियों का मतलब ये था कि जो सीटें डिवाइड की गई हैं, कम्युनल अवार्ड जो आ रखा था, जो ये जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ये कब से डिसाइड हो रखा है, मुस्लिम्स के लिए किस कब डिवाइड हुआ था, ये हुआ था 1909 के एक्ट में, ठीक है। और सिखों के लिए और ईसाइयों के लिए कब डिसाइड हुआ था, ये हुआ था 1919 के एक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि सिखों के लिए अलग से होगा, मुस्लिम के लिए अलग से होगा, और जनरल सीट अलग से होंगी। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बेस पे जो है वो इलेक्शन करवाना था, जिसके अंदर जो है कुल मिलाकर के जो जनरल सीट थी वो थी 212 सीटों पे इलेक्शन होना था, सिखों से जो वो 4 सीटों पे होना था, मुस्लिम सीट से 80 पे होना था, ठीक है। और बाकी जो आने थे, ये इलेक्शन हो गया, बाकी जो आने थे जो 93 रियासतें जो आपके सामने आएंगी, वो ये देखिए 212 प्लस में 80 प्लस में 4 कितनी हो गई, 4 और 2 6, 8 और 1 9 और 2 296 हो गई। तो ये 296 सीटों पे जो इलेक्शन होके आना था, ये होके आना था कम्युनल बेसिस के ऊपर, ठीक है। आपको कम्युनल बेस बना करके यहाँ पे इलेक्शन करवाना था, ठीक है। और उसके बाद जो है जो जैसे रियासतों से आने थे वो अलग से आने थे, ठीक है। और चुनाव का जो मेथड जो रखा गया वो रखा गया चुनाव अनुपातिक, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। वो इस तरीके से चुनाव करवाएगा। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति कि एक ही मत से जो है वो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रतिनिधित्व चुनाव हुआ, रिप्रेजेंटेशन के बेस पे चुनाव हुआ, और प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करवाया गया, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, ये सारे प्रोविज़न थे, ये सारे जो प्रोविज़न की हम बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो ये मेन प्रोविज़न थे वो बातें हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये 7। तो ये सातों प्रोविज़न थे किसके अंदर, कैबिनेट मिशन के अंदर। तो कैबिनेट मिशन की ये बातें थी। अब इन बातों के ऊपर रिएक्शन क्या होता है देश के अंदर। कांग्रेस ने विरोध किया इस चीज़ का, कांग्रेस ने कहा कि नहीं ये गलत है। पहली चीज़ तो इन्होंने कहा कि वयस्क मताधिकार नहीं है, कि इन्होंने ये कहा था ना कि 1934 में जो है जब एम एन रॉय ने ये बात बोली कि वयस्क मताधिकार होगा, कि 18 प्लस जो व्यक्ति होंगे वो सब वोट करेंगे। यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे ये कहा गया कि मतदान किसको दिया गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जो शिक्षक हैं, व्यापार, कर अदा करने वाले और कर इकट्ठा करने वाले, इन लोगों को वोट का अधिकार। जबकि कांग्रेस ने क्या कहा, कांग्रेस ने कहा कि इन लोगों को नहीं, सभी वोट करेंगे, जो भी 18 प्लस होगा, जो भी अडल्ट व्यक्ति होगा वो वोट कर सकता है, ठीक है। तो 18 प्लस के लिए इन्होंने डिमांड की, इन्होंने विरोध किया इस बात का कि 18 प्लस नहीं है तो गलत है। फिर उन्होंने एक चीज़ के कारण और विरोध किया, कांग्रेस ने एक चीज़ का और विरोध किया कि राज्यों को ABC के आधार पर बांट दिया गया है। इससे क्या है कि इससे ये पता चलता है कि अंग्रेज जो भारत को डिवाइड करना चाहते हैं। कांग्रेस ने यहाँ पे कहा, महात्मा गांधी के बजाय नेहरू और पटेल कह रहे थे कि आपने जब A B और C में डिवाइड कर ही दिया है
तो फिर अब आप हमें ये बता दीजिए कि ये भारत और पाकिस्तान बनाने में आपने कसर क्या छोड़ दी? आपने तो भारत का विभाजन कर ही दिया इसी के बेस पे, ठीक है। तो इसलिए कांग्रेस कह रही थी कि कैबिनेट मिशन को हम नहीं मानते, हम इलेक्शन नहीं करवा रहे, आप चले जाइए, बेशक हम अपने आप देख लेंगे। ये बात कही थी यहाँ पे कांग्रेस के लीडर्स ने, ठीक है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग भी विरोध कर रही थी इस बात का, ठीक है। तो दूसरी तरफ कौन विरोध कर रहा था? दूसरी तरफ विरोध कर रही थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने सीधे सीधे ये बोला कि देखिए, हमने डिमांड की थी पाकिस्तान बनाने की और आपने इसमें कहीं जिक्र नहीं कर रखी कि पाकिस्तान बनेगा, तो पाकिस्तान बनाने की डिमांड इसके अंदर नहीं है, तो आप लोग जाइए, हम नहीं मानते आपकी बात को। बेशक ABC के आधार पे, किसी के आधार पे आपने डिवाइड किया हो, आपने हमें जो है अलग से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिया, अलग से हमें एक देश बना करके नहीं दिया पाकिस्तान नाम से। ये बात हो गई, ठीक है, विरोध हो गया। लेकिन बाद में इलेक्शन होता है, ठीक है। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करना था। कांग्रेस के हाथ में सत्ता नहीं थी, ना मुस्लिम लीग के हाथ में सत्ता थी, तो यहाँ पे था कि अंग्रेज डिसाइड कर रहे थे, अंग्रेजों ने मानने से मना कर दिया, विरोध बेशक हुआ हो, लेकिन इलेक्शन सबने लड़ा। इलेक्शन जब लड़ागा, जो हमने सीटें डिसाइड की थी कि जैसे जनरल सीट थी 212 सीटों पर इलेक्शन हुआ, तो उसमें कांग्रेस ने 203 सीट जीती, बड़ा मार्जिन आ गया, बहुत भारी रिजल्ट, बहुत कांग्रेस के पक्ष में आ गई वोट सारी। अन्य जो थे, मतलब कि कुछ सीटें जो हैं 212 में से 203 इन्होंने जीत ली, अन्य ने 7 सीटें जीती, ठीक है। इनमें से शायद ये था कि 2 सीटें जो बची थी, एक सीट तो शायद जीत पाई थी यहाँ पे मुस्लिम लीग, और एक सीट जीत पाई थी यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी, ये सीटें जीत पाई थी इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद जैसे मुस्लिम्स एरिया के जो अंदर डिसाइड थी 80 सीटें, उन सीटों पे जो इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन के अंदर जो है मुस्लिम लीग की जो पार्टी है उसने 73 सीटें जीती, यानी कि मुस्लिम्स ने मुस्लिम लीग को वोट किया। जहाँ पे मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए रिजर्व थी सीटें, तो वहाँ पे मुस्लिम लीग के कैंडिडेट जो वो 73 जीत गए। कांग्रेस के वहाँ पे कैंडिडेट जीतते हैं 4, मात्र 4 कैंडिडेट, ठीक है। कांग्रेस के यहाँ पे 4 कैंडिडेट जीत पाए। अन्य जो थे, कुछ और भी पार्टियाँ थी, लेबर पार्टी भी थी उस समय पे, ठीक है। तो ये 3 सीटें उन्होंने जीती। इसके बाद बच जाती है कुछ और सीटें, अलग सीटें जो हैं, उसमें से एक कांग्रेस ने जीती, 5 अन्य ने जीती। ये डिसाइड हुआ फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्शन के रिजल्ट आ गए। इन इलेक्शन के रिजल्ट से ये साफ और स्पष्ट हो गया कि अब जो भारत का विभाजन जो है, पार्टीशन जो है भारत का, उसे कोई नहीं रोक पाया। क्यों? क्योंकि जो जनरल सीटें वहाँ पे कांग्रेस 203 ले रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग को लगा कि हम तो सत्ता में आए ही नहीं, हमारी कौन सुनेगा, सारा संविधान तो जो वो कांग्रेस बनाएगी और कांग्रेस के लोग ही डिसाइड करेंगे कैसे बनेगा। इसलिए मुस्लिम लीग यहाँ से रेबेलियन पार्ट बन गया, ठीक है। वो बिल्कुल विद्रोही जो होते हैं उस तरीके से सामने आ गई निकल करके। तीसरी चीज़ ये थी कि इनको ये मोटिवेशन कहाँ से मिल गया मुस्लिम लीग को कि अब पार्टिसिपेट करवा के रहेंगे। वो यहाँ से मिल गया कि मुस्लिम लीग के जो कैंडिडेट, जहाँ पे मुस्लिम सीटें थी, मुस्लिम सीटों को रिजर्व किया गया था, वहाँ पे मुस्लिम लीग ने मेजोरिटी हासिल की और थपकी लगा के मेजोरिटी ली उन्होंने, पूरी दम भर के धूमधाम से 73 जीत गए 80 में से, एक तरफा कर दिया सीधा मामला वहाँ पे इन्होंने। तो अब मुस्लिम लीग को लग रहा था कि एक्सेप्टेंस है, पब्लिक चाहती है मुस्लिम लीग की सरकार अलग हो, ठीक है। तो मुस्लिम इनकी पक्ष में है, इनको ऐसा लगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे 73 सीट के कारण और उधर कांग्रेस का जनरल सीट पे जीतने के कारण, सत्ता में आने के कारण जो है ये विभाजन निश्चित हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने घोषणा कर दी डायरेक्ट एक्शन की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन की बात कर दी, प्रत्यक्ष कार्रवाई, और इसमें कहा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने कि देखिए, या तो पाकिस्तान वैसे दे दीजिए, नहीं तो हम लड़ कर लेंगे। उन्होंने कहा कि हम लड़ कर लेंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अब हम हाथों से लड़ेंगे। ये डिसाइड हो गया कि पाकिस्तान लेके रहेंगे और लड़ कर लेंगे। अब ये डिसाइड हुआ, डायरेक्ट एक्शन की बात हो गई, ठीक है। तो जून 1947 को जो है इस चीज़ को भांपते हुए कि अब लड़ाई संभव है, कि अब जो है संभलेगी नहीं चीज़ें, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आ चुके और रिजल्ट में जो पता चल गया किसके पक्ष में क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को भांपते हुए अंग्रेज़ों ने क्या किया, ब्रिटिश संसद ने एक माउंटबेटन योजना बनाई। लॉर्ड माउंटबेटन जो है अब हमारे गवर्नर जनरल बन गए हैं।
तो 1947 में माउंटबेटन योजना बनकर के आती है, और माउंटबेटन योजना ने जो है आकर के ये कहा कि पाकिस्तान बनाया जाएगा, उसको स्वीकार कर लिया गया। पाकिस्तान बनने के कारण जो है, जो आपके पास 389 सदस्य थे उनकी संख्या घट करके 299 रह गई। संविधान सभा में कुल मिलाकर के 299 सदस्य रह गए, ठीक है, उधर से। और इसमें डिसाइड हुआ कि 229 सदस्य जो हैं वो तो होंगे निर्वाचित, यानी कि 229 सदस्य जो चुने जाएंगे 299 में से, वो तो आपके आएंगे इलेक्शन से चुन करके, ठीक है, उनका तो होगा इलेक्शन। और जो बाकी जो 70 होंगे, 70 जो होंगे, वो आएंगे देसी रियासतों से। ये डिसाइड हो गया। और ये भी डिसाइड कर दिया गया इसके अंदर कि जो संविधान सभा में बात होगी वो सर्वसम्मति से अपनाई जाएगी, ठीक है। तो ये माउंटबेटन योजना जो है ये पूरी की पूरी कंप्लीटली सर्वसम्मति बन गई कि हाँ ये फाइनल है, इसी को मान लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारी संविधान सभा के बनने से पहले का कुछ अतीत जो उसके पीछे खड़ा था, ठीक है। भारत का विभाजन कैसे होता है, कौन करवाता है, कैसे प्लानिंग तैयार होती है, कब क्या घटना घटती है, हमने उस चीज़ को लेकर के डिस्कशन किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी के नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है आपका संविधान सभा का निर्माण, यानी कि संविधान सभा बनेगी। संविधान सभा का निर्माण कैसे हो गया। अब देखिए, संविधान सभा तो बन गई, लोग चुन के आ गए, 299 सदस्यों की जो कमेटी है वो बन करके तैयार, ठीक है, जिसमें से 229 को चुन लिया गया है और 70 जो देसी रियासतों से आ गई हैं। अब संविधान सभा बैठनी शुरू हो गई, ठीक है। तो संविधान सभा बैठती है। देखो, एक चीज़ आपको लग रहा होगा कि भारत में कब किसको कैसे शामिल किया, वो भी बात डिस्कशन करेंगे जब राज्यों के निर्माण पे जाएंगे। तो यहाँ पे संविधान सभा की बात है। तो संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है, देखिए 9 दिसंबर इलेक्शन होकर के बैठ गए हैं, सब लोग आ गए हैं। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई कि लोगों बुलाया गया, आइए संविधान पे डिस्कशन करते हैं और बैठिए। तो 9 दिसंबर 1946 को लोगों को बुला करके बैठा लिया गया, जो हमारी संसद आज के समय पे है उसी के अंदर। और एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है। एक होता परमानेंट, ये थे नॉन परमानेंट, ठीक है। तो नॉन परमानेंट अध्यक्ष चुने गए, और नॉन परमानेंट जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को याद रखने की बातें हैं, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे फैक्ट आ रहे हैं आपके सामने अभी, और यही फैक्ट जो है एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी बन जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ याद कर लेनी है। तो ये होती है पहली बैठक, ठीक है। इसके अंदर कुछ खास नहीं हो पाया। दूसरी बैठक होती 11 दिसंबर 1946 में जो है वो दूसरी बैठक हुई। 9 दिसंबर को पहली हो गई, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी। बताऊंगा मैं आगे कि पहली बैठक में क्या हुआ, दूसरी में क्या हुआ, तीसरी में क्या हुआ। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, और यहाँ पे जो है एक स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, अब जो है एक परमानेंट तौर पे स्थायी अध्यक्ष के तौर पे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। तो संविधान सभा के अध्यक्ष का क्वेश्चन आ जाए तो कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और अगर ये आ जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, ये इस तरीके से आंसर है। और एक उपाध्यक्ष भी चुनना था संविधान सभा का, तो उपाध्यक्ष के तौर पे जो है तो उसको चुना गया एच.सी. मुखर्जी को, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चुने गए उस समय पे एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। और एच.सी. मुखर्जी को चुना गया, और वी.टी. कृष्णमाचारी जो वो दूसरे उपाध्यक्ष बने थे। एच.सी. मुखर्जी के बाद जो दूसरे उपाध्यक्ष बनाए गए उसके बाद बने थे वी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक है। वी.टी. कृष्णमाचारी दूसरे उपाध्यक्ष बनते हैं जो कि आंध्र प्रदेश से थे, ठीक है। फिर इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को, जैसे ये आपकी बात हो रही है 11 दिसंबर 1946 की, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू आते हैं, और जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो संविधान सभा के अंदर पहला प्रपोजल रखते हैं संविधान से रिलेटेड, जिसका नाम होता है उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको आप उद्देशिका या प्रस्तावना भी कह सकते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को रखा जाता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, क्यों रखा गया।
चीज़ ये थी कि पहली बात तो ये कि जनता की क्या इच्छा है, उसकी क्या आकांक्षा है, ठीक है, उसके अनुसार संविधान बने। ये सब चीज़ें जो हैं आपके उद्देश्य प्रस्तावना में थी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये थी कि लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया जाए। संविधान की प्रस्तावना में जो है ये बात भी मेंशन थी कि हमें जो है संविधान जो बनाना है। देखो, प्रस्तावना जो है वो बताती है कि संविधान कैसा होगा, तो उसने ये बताया कि संविधान जो होगा वो जनता की इच्छा के अनुसार काम करने वाला हो, जनता की जो आकांक्षाएं हैं उनको मद्देनज़र रख के काम करेगा, उनको पूरी करेगा। फिर दूसरी चीज़ रखी गई लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा रखा गया कि ये एक पूरा सोवरन कंट्री होगा, यानी कि संप्रभु राज्य होगा। सोवरन कंट्री का मतलब है कि वो देश जो है जो भी डिसीजन लेगा वो अपने खुद के डिसीजन होंगे उसके, ठीक है, और उसको इंटरनल तौर पे या एक्सटर्नल तौर पे कोई भी जो है इफेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। सोवरन रहेगा, किसी के प्रेशर में काम नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट डिसीजन होंगे। एक उद्देश्य ये रखा गया इसके अंदर, इसका उद्देश्य था तो उद्देश्य प्रस्ताव का कि जनता के जो धार्मिक हैं, शैक्षणिक हैं, उन अधिकारों को हम प्रोटेक्शन देंगे, यानी कि जो पब्लिक है देश की उसके लिए जो है हम रिलीजियस और एजुकेशनल तौर पे हम उनको राइट्स देंगे और उन राइट्स को प्रोटेक्शन भी देंगे, ये भी रखा गया। उसके बाद एक उद्देश्य था कि सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को स्थापित करेंगे, ये भी था, ठीक है। ये हमारी प्रस्तावना में मेंशन थे। आपको एक सलाह देता हूँ, आप जो हैं प्रस्तावना के अंदर से पूरी प्रस्तावना को याद कर लें। जिसको प्रस्तावना याद रहेगी वहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वहाँ से आपके जो इसके अंदर ये टर्म लिखी गई हैं, संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य, धार्मिक, शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये चीज़ें कभी कभी पूछ ली जाती हैं कि पहले कौन सा, दूसरे कौन सा, यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर में भी पूछी जा सकती हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद आता है 22 जनवरी 1947 को जो है, जो ये बात हुई थी 13 दिसंबर को जो रखा गया था, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो आया था, 22 जनवरी 1947 को जो है इसको स्वीकार कर लिया गया उद्देश्य प्रस्ताव को, ठीक है। और बाद में चल करके यही जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका बनती है, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनती है, ठीक है। यही जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनती है। तो अब आगे चलते हैं। आगे ये काम जो है, अब हमें डिसाइड हो गया कि हमने प्रस्तावना तैयार कर ली थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। अब बारी आती संविधान बनाने के लिए। हमें ज़रूरत है एक ऐसे व्यक्ति की जो संविधान को कंप्लीटली ऐसा तैयार करके दे, ऐसा ड्राफ्ट तैयार करके दे कि जो देश की हर एक व्यक्ति की इच्छा को पूरा करता हो और जो ये उद्देश्य रखे गए हैं इन उद्देश्यों को अपने अंदर समाहित करता हो, ऐसा संविधान हमें चाहिए था। इसकी जिम्मेदारी दी गई ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। एक ड्राफ्ट तैयार करके देना था किसी व्यक्ति को। तो भारतीय संविधान का जो ड्राफ्ट एक तैयार होकर के आया वो आता है BN राव से। हम बार बार जो हैं, एक बात हमेशा रहती है कि एक व्यक्ति को जो है हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, सभी के योगदान को हम जानते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसके योगदान को छुपा सा दिया गया है वो है BN राव। BN राव का जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है एक भारत के संविधान को बनाने में, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। BN राव ही थे जिन्होंने दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, ठीक है। ये जो हैं, ये BN राव जो हैं, ये शायद उस समय पे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वहाँ पे जज रह चुके, वहाँ पे जो है ये जज रह चुके हैं भारत की तरफ से, वहाँ पे काम कर चुके थे। तो कानून की अच्छी समझ थी, बहुत शानदार कानून की भी समझ थी, और साथ में जो है इनको समझ ये भी थी कि देश की ज़रूरतें कैसी हैं, वो भी समझ अच्छी थी, ठीक है। तो दुनिया भर के देशों के जो है संविधानों का इन्होंने
अध्ययन किया, स्टडी की, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, एक पूरा प्रारूप, एक स्वरूप, पूरा प्रारूप, एक ड्राफ्ट तैयार करके दिया इन्होंने, ठीक है। तो एक प्रेजेंट करते हैं, पूरा एक ड्राफ्ट तैयार करके देते हैं। तो अक्टूबर 1947 में इन्होंने पूरे संविधान सभा जो है उसके अंदर ये ड्राफ्ट को प्रेजेंट कर देते हैं कि ये मेरी तरफ से जो है फाइनल ड्राफ्ट है, आप लोग देख लीजिए कि इसके अंदर क्या करना है, ठीक है। तो 29 अगस्त 1947 को फिर एक प्रारूप समिति बना दी गई, ड्राफ्टिंग कमेटी, की जो ड्राफ्ट आया है इसके लिए कमेटी बने कि ये फाइनल रूप दे इस पूरे संविधान को, पूरे ड्राफ्ट को जो है निचोड़ करके देखे कि कैसा ड्राफ्ट है, क्या क्या चीज़ें अलग ऐड की जा सकती है, इसमें से क्या निकाली जा सकती हैं, क्या इनमें संशोधन किया जा सकता है, उन सब चीज़ों की स्टडी करनी थी, ठीक है। तो उनकी स्टडी करने के लिए एक प्रारूप समिति गठित होती है 29 अगस्त 1947 को, और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो बनाए जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर BR अंबेडकर को जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया, और उनके साथ में जो कुछ लोगों को और शामिल किया गया था, KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णमाचारी, MD सादुल्ला, BL मित्रा और DP खेतान, ये लोग शामिल हुए थे। इनमें से कुछ लोग निकल भी जाते हैं, छोड़ भी देते हैं, जैसे कि L मित्रा हैं, BL मित्रा। तो BL मित्रा ने जो है क्या किया, कुछ हेल्थ इशू थे, स्वास्थ्य कारणों की वजह से जो है वहाँ से इस्तीफा दे देते हैं, और उनकी जगह पे जो है माधव राव आते हैं। माधव राव को इनकी जगह पे नियुक्त कर दिया जाता है, अपॉइंट कर दिया गया। जैसे DP खेतान है, ठीक है, जो DP खेतान जो हो उनकी डेथ हो गई, और उनके स्थान पे जो है ये TT कृष्णमाचारी आ जाते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे हैं TT कृष्णमाचारी जो कि संविधान सभा में हैं, ठीक है। और जबकि एक उपाध्यक्ष बने थे हमारे VT कृष्णमाचारी, दूसरे उपाध्यक्ष जो आंध्र प्रदेश से थे, मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया होगा आप लोगों के सामने, ठीक है। ये रहा VT कृष्णमाचारी, दूसरे उपाध्यक्ष बने थे हमारी संविधान सभा के, ठीक है। जबकि ये क्या थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी में आए थे, किसकी जगह पे, DP खेतानी की डेथ होने के बाद में, ठीक है, उनकी जगह पे इनको नियुक्त किया जाता है। 26 अक्टूबर 1948 को प्रारूप समिति ने क्या किया, 26 अक्टूबर 1948 तक जो है इन्होंने स्टडी की, प्रॉपर देखा क्या कुछ हो सकता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया, फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके दे दिया, फाइनल ये कंप्लीट ड्राफ्ट तैयार करके दे दिया कि ये संविधान होगा, संविधान इस तरीके से बन सकता है, ये चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। तो BN राव को संविधान सभा का उस समय पे फिर सलाहकार बना दिया गया। BN राव जो हैं वो संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर बनाए गए, सलाहकार बनाया गया, ठीक है। तो उनका जो योगदान है ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है, ये आपको याद रख लेनी है। संविधान सभा में 3 बैठक होती हैं। संविधान सभा की जो बात है, संविधान सभा के अंदर 3 बैठकें होती हैं। 3 बैठकों में जो है, 3 बैठकों का मतलब कि विचार विमर्श चलता है, 3 वाचन होते हैं। तो विचार विमर्श 3 बार हुआ। पहला विचार विमर्श होता है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1947 तक, सॉरी ये 1948 ही आएगा, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। तो ये पहली मीटिंग थी जो कि कुल मिलाकर के 4 से लेके 9 नवंबर तक चलती है। तो आप इसको कह सकते हैं कि लगभग 6 दिन चली हुई मीटिंग थी, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 6 दिन तक बातचीत चलती है। इसके अंदर होता क्या है, संविधान के अंदर जो बातें लिखी गई थी उनके ऊपर डिस्कशन होता है कि मेन सी बात क्या है, उनके ऊपर बात हो जाती है। और एक एक कॉपी निकाल करके जो चीज़ें लिखी गई हैंड रिटन थी जो, ठीक है, उनको एक एक कॉपी बना करके वो सभी के अंदर दे दी गई कि जितने भी मेंबर हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाए। तो पहली संविधान सभा की जो बैठक होती है, पहला विचार विमर्श जो होता है वो ये सब होता है। दूसरी बैठक होती है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, यानी कि ये सबसे लंबा चलने वाला कार्यकाल था। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक लगभग 11 महीने चला, ठीक है, लगभग 11 महीने। तो कुल मिलाकर के इस 11 महीने के सेशन में लगातार लोग बैठते रहे। एक आध बार किसी की छुट्टी रही, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, लेकिन लोग आए, लोग बैठे
लोगों ने बातचीत की, लोगों ने संशोधन बताए। कुल मिलाकर के 7,635 अमेंडमेंट की बात हुई कि इतने संशोधन करने चाहिए। जो ड्राफ्ट बन के आया था उसके अंदर जो है, उस ड्राफ्ट में कहा कि इसके अंदर 7,635 संशोधन जो वो होंगे, ये इतने प्रस्तुत किए गए। स्वीकार कितने हुए? स्वीकार हुए 2,473 संशोधन स्वीकार कर लिए गए कि हाँ ये कर लेते हैं, बाकी करने लायक नहीं है, यही संशोधन ठीक है। ठीक है, तो सबसे लंबा विचार विमर्श चला था ये। तो सभी संशोधन जो हैं, जितने भी संशोधन हुए 2,473 जो हुए, वो सारे के सारे सर्वसम्मति से पास कर दिए गए। यानी कि सर्वसम्मति का मतलब ये है कि वोटिंग नहीं हो पाई, एक भी संशोधन पे वोटिंग नहीं करवाई गई, और वोटिंग ना करवाई गई इसीलिए जो है सर्वसम्मति करवाई गई कि हाँ सभी लोग हाथ उठा के सहमति देंगे। उसमें ये नहीं होता, सर्वसम्मति में ये होता है कि लगभग 90% या 80% लोगों की सहमति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वोटिंग नहीं थी, तो 90 से 80% लोगों ने सर्वसम्मति से फैसला दिया। तो संविधान को पूर्णतः तैयार कर लिया गया, फाइनली संविधान तैयार हो गया। ठीक है, और 14 नवंबर तीसरी बैठक शुरू होती है, फिर तीसरी बैठक चलती है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग, ये 9 नवंबर तक हुई थी, 17 अक्टूबर तक हुई थी। 17 अक्टूबर के बाद में रेस्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर सारे डिस्कशन हो चुके थे। अब तीसरी बैठक होती है, संशोधन हो चुके हैं, फाइनल हो चुका है, ड्राफ्ट तैयार। ठीक है, फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन तैयार है। अब हमारी दिक्कतें रहती हैं छोटी मोटी, उनको ठीक करते हैं। 14 नवंबर 1949 को फिर से आते हैं हम, फिर बैठते हैं और 26 नवंबर तक बैठे रहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वाक्य विन्यास को सही किया, यानी कि जो स्पेलिंग एरर होती हैं उनको ठीक किया गया, सेंटेंस जो गलत लिखे हुए थे उनको ठीक किया गया, शब्दों की जो गलतियाँ थी, शाब्दिक अशुद्धियाँ थी जो, उनको ठीक किया गया। ठीक है, ये सब काम हुआ बस। ठीक है, तो सारा ग्रामेटिकल काम था। इसके अंदर जो 26 नवंबर 1949 को इसको कंप्लीटली स्वीकार कर ली, कंप्लीट तौर पे संविधान को जो है वो स्वीकार कर लिया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, संविधान सभा में जो हो कुल मिलाकर के 284 सदस्य से उस समय पे उन्होंने उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया। 299 में से 284 सदस्य मौजूद थे, उन्होंने इस पर सिग्नेचर कर दिए। प्रमुख अगर हम बात करें, उस दिन हमने कुल मिलाकर के 395 अनुच्छेद का एक बड़ा लंबा चौड़ा संविधान बनाया। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ, ये संविधान बना हमारा। ठीक है, 26 नवंबर को हमने साइन किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया, उन्होंने इस दिन को लागू नहीं किया। ठीक है, लेकिन एक और बात याद रखनी, 26 नवंबर को ही हम जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, संविधान दिवस, और ये मनाना कब से शुरू किया हमने? 2015 से। 2015 से जो है हमने इसको संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। अब कुछ संविधान के अनुच्छेद हैं जो 26 नवंबर से ही लागू कर दिए गए थे। ये प्रश्न आता है कि वो कौन से अनुच्छेद हैं जो 26 नवंबर को ही लागू हो गई। तो कुल मिलाकर के 16 अनुच्छेद थे। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये किससे रिलेटेड हैं? ये सारे रिलेटेड हमारे सिटीजनशिप वाले से हैं। ठीक है, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति से रिलेटेड है, 324 हमारा इलेक्शन कमीशन है, 366 संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं से रिलेटेड है, 367 और 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394, ये सब लागू किए गए। ठीक है, 394 को इसलिए लागू किया गया, 394 में ये बात लिखी गई है कि 394 संविधान संशोधन कहता है कि बाकी जो सारे संविधान के आर्टिकल हैं वो आज से लागू होते हैं। ठीक है, तो 394 को इसलिए लागू करना था उस दिन, तो ये भी इसलिए लागू हो गया। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे भारत में जो है वो लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के 25 भाग हैं, 471 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो अब कितनी जुड़ गई हैं?
25 का मतलब कि यहाँ पे 3 तो भाग जुड़ गए हैं, ठीक है, और 471 हैं, तो इसका मतलब 76 जो हैं वो अनुच्छेद जुड़ गए हैं और 4 नई अनुसूचियाँ जुड़ गई हैं। तो नए भाग जो जोड़े गए हैं, जैसे कि देखिए क्रम संख्या अब भी जो है वो 1 से लेकर के 22 तक की है भागों की। उनके अंदर जोड़ क्या दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि भाग 4 का ए, भाग 4 तो ये हो गया, अब भाग 4 ए जोड़ दिया, ऐसे ऐसे ही ए बी सी करके जोड़ दिए गए हैं। जैसे कि भाग 9 उसका पार्ट ए, भाग 9 उसका पार्ट बी, इस तरीके से जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। तो नए अनुच्छेद भी जो जोड़े गए उनकी भी क्रम संख्या 395 ही है अभी तक, लेकिन उसको जैसे जोड़ दिया गया कि अनुच्छेद 51 ए, इस तरीके से करके नए अनुच्छेद भी जुड़ते चले गए हैं, ठीक है। क्रम संख्या अब भी 395 है, क्रम संख्या अब भी 22 है। अनुसूचियों की क्रम संख्या 8 नहीं है, अनुसूची क्रम संख्या बढ़ा दी गई है, वो 12 कर दी गई है। तो कौन से नए भाग हैं और कौन से संशोधन हैं जो हमने जोड़े हैं, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ जोड़े ही हैं, हमने हटाए भी होंगे, हटाए भी तो हैं कुछ, उसके बीच में से देखते हैं कौन कौन से हटाए हैं। देखिए 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में, जब नए राज्यों का पुनर्गठन किया गया। यहाँ से क्या हुआ कि भाग नंबर 7 और भाग नंबर 9 को हटा दिया गया, ठीक है। 7वें संविधान संशोधन से 1956 में जो है भाग नंबर 7 और भाग नंबर 9 को समाप्त कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। यहाँ पे क्या हुआ कि भाग नंबर 4 ए मूल करते हुए जोड़ दिए गए, भाग 4 ए मूल करते हुए, और भाग 14 ए अधिकरण जोड़ दिए गए, ठीक है। ट्रिब्यूनल होते हैं, अधिकरण को ट्रिब्यूनल कहा जाता है। इसके बाद 73rd अमेंडमेंट होता है, 42 हो गया, 73rd अमेंडमेंट होता है 1992 में, ठीक है। 1992 संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, जो कि 1993 में जो है लागू होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भाग 9 जोड़ा गया, जो हटा दिया गया था कब, 7वें संविधान संशोधन 1956 से। अब भाग 9 जोड़ दिया गया और पंचायतें इसमें शामिल कर ली। 74वां संविधान संशोधन साथ के साथ होता है, जिसमें भाग 9 ए जोड़ा गया और नगर निगम की पंचायत, नगर पंचायतें शामिल कर ली गई। अब 97वां संविधान संशोधन होता है 2014 में, जिसमें भाग 9 बी जिसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को शामिल कर लिया गया है, सहकारी समितियां शामिल कर ली गई हैं, ठीक है। अब नई अनुसूचियां और संशोधन कौन से हैं, यानी कि नई अनुसूचियां कौन सी हैं, वो देखिए। पहला संशोधन होता है भारत के संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 1, जिसमें क्या है कि 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, जिसके अंदर लैंड रिफॉर्म डाले गए हैं, ठीक है। ये पहले संविधान संशोधन से क्या है, 9th शेड्यूल जोड़ा गया और जिसके अंदर जो है वो लैंड रिफॉर्म जो हैं वो डाले गए हैं, ठीक है। फिर होता है 52nd अमेंडमेंट 1985 में, जिससे क्या है कि 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल डाला जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपका जो है दल बदल कानून जो है वो इसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है। दल बदल कानून जो है वो यहाँ पे लाया गया 10th शेड्यूल से। 73rd अमेंडमेंट होता है 1992 में, 11वीं अनुसूची आती है पंचायतों के लिए। 74th अमेंडमेंट होता है 1992 में, 12वीं अनुसूची आती है नगर पंचायतों के लिए। तो ये थे हमारे, जहाँ से संविधान के अंदर हमने ये देखा कि कब क्या चीज़ बढ़ रही है संविधान में, कौन सी चीज़ें जो हो संविधान में डाली जा रही हैं, वो सब चीज़ें हमने डिस्कशन में ली हैं। अब आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं हम अपनी प्रस्तावना के ऊपर। हमारी उद्देशिका क्या कहती है, उद्देशिका यानी कि हमारी प्रस्तावना क्या कहती है, जिसको कब शामिल किया जाता है, याद कर लीजिए 22 जनवरी 1947 इसको जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना बनाया गया था, ठीक है। और पेश कब की गई थी, 13 दिसंबर, शायद ये 22 जनवरी था, 22 जनवरी नहीं 22 दिसंबर होगा, आप अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसको 22 दिसंबर है, ठीक है। तो 13 दिसंबर को ये प्रेजेंट की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1946 में।
चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, उद्देशिका में 3 सवाल आते हैं। हमारी जो प्रस्तावना है उसके अंदर 3 सवाल आते हैं। 3 सवालों के अंदर ये होता है कि सत्ता का स्रोत कौन है। स्रोत का मतलब है कि अथॉरिटी कौन देगा, सत्ता जो है उसका रिसोर्स कौन है, कि हमें जो है वो सत्ता में बैठना है, उस सत्ता को कौन देगा हमें, ये एक सवाल है। दूसरा है हमारा जो स्टेट बनेगा वो किस तरीके का होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, वो किस तरह का डिजाइन होगा। तीसरा है शासन का लक्ष्य, यानी कि जो शासन करेगा, जिसको सत्ता दी गई है, उसके क्या लक्ष्य हैं। तो ये 3 सवालों के ऊपर बात करती है हमारी प्रस्तावना। पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है सत्ता का स्रोत कौन है। सत्ता का स्रोत जो है पहली ही लाइन में भारत के संविधान में लिख दिया गया था, हम भारत के लोग, ठीक है, यानी कि भारत देश की जनता। हम भारत के लोग यानी कि देश की जनता जो है वो सत्ता हमें सौंपेगी। तो देश की जनता को जो है वो सत्ता का क्या बनाया गया, रिसोर्स बनाया गया, स्रोत बनाया गया है। ठीक है, यही जो जनता है, जनता की जो आकांक्षाएं हैं और इच्छाएं हैं, यही सत्ता जो है उनका प्रतिबिंब है। ठीक है, यानी कि पब्लिक की बातों का रिफ्लेक्शन अगर हमें कहीं पे देखने को मिलेगा तो वो सत्ता में देखने को मिला है, क्योंकि सत्ता जो है वो इनके द्वारा दी जा रही है। इसकी आलोचना होती है। आलोचना ये होती है कि सत्ता का स्रोत पब्लिक कैसे हुई, बताइए हमें। ये कहते हैं कि संविधान की जो इच्छा है वो क्या इनकी इच्छा से बनी थी, पब्लिक ने बनाया था संविधान बनाने वालों को। आकांक्षाएं कैसे प्रतिबिंबित करती हैं कि पब्लिक की आकांक्षाएं ये लोग बता रहे हैं, कैसे, इसके ऊपर सवाल खड़े करते हो। कैसे कैसे कि पहली चीज तो ये कि संविधान सभा का जो इलेक्शन हुआ वो किस तरीके से हुआ था, इनडायरेक्ट हुआ था ना, डायरेक्ट तो हुआ ही नहीं। डायरेक्ट होता तो पब्लिक वोट करती, पब्लिक ने तो वोट ही नहीं किया, ये तो खाम खा बैठ गए आके, अप्रत्यक्ष होता है। दूसरी चीज, राज्य विधानसभा के सदस्यों ने वोट किया, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उन्होंने वोट किया था, यहां पे पब्लिक ने नहीं किया। पब्लिक वोट नहीं कर रही, पब्लिक ने वोट ही नहीं किया तो निर्वाचन गलत हुआ है इन लोगों का। तीसरी चीज, उसमें भी कौन, जो शिक्षित हैं, कर अदा करने वाले उद्योगपति, जमींदार, संपत्तिवान, साहूकार लोग, उन्होंने वोट किया। पब्लिक कहाँ भाई। इसके बाद है आम व गरीब नहीं चुना गया, यानी कि जो भी लोग उसके अंदर पहुंचे संविधान सभा में, उनमें से कौन सा एक आम व्यक्ति था, कौन सा गरीब व्यक्ति था, कौन सा मजदूर था, कौन सा किसान था, कोई नहीं थे ना। किसने चुना उनको, पब्लिक ने तो चुना ही नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन हुआ ही नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, विधानसभाओं से वोट डाले गए थे तब पहुंचे हैं वो। वयस्क मताधिकार नहीं, सीमित वर्ग ने मतदान कर रखा। सीमित वर्ग यानी कि शिक्षित कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं वो कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड्स कर रहे हैं, प्रॉपर्टी वाले लोग कर रहे हैं। वयस्क मताधिकार तो है ही नहीं। दूसरा सवाल यहाँ पे, दूसरे सवाल से जो आलोचना होती है, पहला तो ये हो गया कि इनका निर्वाचन गलत हुआ है, तो ये आकांक्षाएं नहीं हो सकती, इच्छाएं नहीं हो सकती लोगों की। दूसरी चीज, दूसरा सवाल होता है संविधान सभा कांग्रेस थी, यानी कि जो संविधान सभा जो बनी थी वो तो सारी कांग्रेस थी, उसके अंदर कौन था दूसरा, यही तो डिसाइड हुआ था कि जो जीतेगा वही संविधान सभा बनाएगा। तो यही बात वहां पे कह दी, लोग आलोचना करने वाले यही बात कहते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं कि संविधान सभा जो वो कोई पब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, वो तो कांग्रेस के लीडर बैठे हैं, सारे के सारे कांग्रेस के लीडर थे, जितने भी चुने हुए व्यक्ति हैं लगभग सभी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कोई भी दूसरा नहीं है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा को कांग्रेस कहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ग्रैनविल ऑस्टिन ने ही जो वो प्रस्तावना जो बनी है, प्रस्तावना को कांग्रेस का घोषणा पत्र कहा है। क्या कहा है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो ऑफ कांग्रेस। किसको, प्रियम्बल को। ठीक है, प्रियम्बल जो है वो उसकी मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, ये ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा। ठीक है, तो ये एक बात होगी कि संविधान सभा जो वो खुद ही कांग्रेस थी। एक बात नोट करने की ये है, जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय में महात्मा गांधी ने एक बात कही थी। महात्मा गांधी ने कहा कि कांग्रेस का क्या उद्देश्य था, कांग्रेस क्यों बनाई गई थी। 1885 में उसको जब बनाया गया, उसको इसीलिए बनाया गया था कि देश के अंदर मूवमेंट करेगी, देश को इंडिपेंडेंस दिलवाएगी, उसका उद्देश्य था ना।
सत्ता तो हासिल करना नहीं था, तो उसने तो आज़ादी दिलवा दी भाई, इंडिपेंडेंस मिल गई, उद्देश्य खत्म, उद्देश्य पूरा हुआ। अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। ये बंद लिखा हुआ है, यहाँ पे भंग लिख लीजिए। भंग करने के लिए कहा था किसने? महात्मा गांधी ने कांग्रेस को भंग करने की बात कही थी। ठीक है, तो महात्मा गांधी कहते हैं जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो कहा कि अब कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हुआ, कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, अब कांग्रेस नहीं लड़ेगी इलेक्शन, ये कर देना चाहिए। ये तो सारे तर्क हैं आलोचना करने वालों के कि सत्ता का स्रोत पब्लिक नहीं है। अब हम अपनी बात करते हैं, अपनी बात यानी कि हमारा तर्क क्या कहता है, हमारा लॉजिक क्या कहता है। हमारा लॉजिक ये कहता है कि कौन कौन लोग गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, यही लोग गए ना संविधान सभा में। सबसे इंपॉर्टेंट लोग थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारमैया, वीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी। ये लोग कौन थे? यही भारतीय जनता के बीच रहने वाली, देश के अंदर मूवमेंट चलाने का काम जो है, देश के अंदर आज़ादी का जो आंदोलन चला रहे थे, यही लोग तो चला रहे थे। इन्होंने ही तो संघर्ष किया है वहाँ पे जा कर के। और जब इन लोगों ने संघर्ष किया है और ये वहाँ पे पहुँच गए तो क्या गलत हो गया इसमें? जनता का जो शोषण होता था उसको उजागर करने का काम किन लोगों ने किया? इन्हीं लोगों ने किया होगा। ठीक है, किसान, दलित, मजदूर, इनके हालातों को उजागर किसने किया? इन लोगों ने किया। जनता की जो फ्रीडम है उसको इमेंसिपेशन दिलवाने की बात किसने की? उनका विकल्प किसने दिया? वो इन लोगों ने दिया। लोकतंत्र की बात कौन करता था? समाजवाद की बात कौन करता था? उनको मजबूती से लागू करने की बात कौन करता था? यही लोग तो करते थे। इन लोगों को कैसे हम नकार दें कि ये लोग पब्लिक की आकांक्षाओं को, इच्छाओं को रिप्रेजेंट नहीं करते, कि पब्लिक के बीच में रह करके पूरे मूवमेंट को चलाने वाले लोग थे। हम ये कैसे मान ले कि पब्लिक की इच्छाएं इनको नहीं पता थी? किसानों के, मजदूरों के, दलितों के, जनता के, सबके, महिलाओं के, सबकी तो बात करते थे, लोकतंत्र की बात करते थे, समाजवाद की बात करते थे। यही तो लीडर होते हैं। फिर चुनेंगे किसको? फिर बेशक वैश्विक मताधिकार नहीं हुआ हो, ठीक है, बेशक इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ हो, डायरेक्ट ना हुआ हो, तो भी यही लोग थे। अब कांग्रेस की बात करते हैं, जिन्होंने ये कहा कि दूसरा जो तर्क आता हमारे सामने कि कांग्रेस ही जो है वो संविधान सभा थी। कांग्रेस पे क्या तर्क है? कांग्रेस में जो लोग शामिल थे, जिन पर जनता भरोसा करती थी, ठीक है, यहाँ पे भी मिस्टेक है, ये वर्ड छूट जाते हैं, लिख लेना। जिन पर जनता जो वो भरोसा करती थी, अगर मान लीजिए डायरेक्ट इलेक्शन हो जाता, ठीक है, तो जनता किसको इलेक्ट करती? तो जनता इन्हीं को तो चुनती। ये इलेक्शन में खड़े होते, मेरे सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खड़े हैं, मुझे पता है मुझे वोट करना है, तो मैं किसको वोट करूँगा? किसी आम व्यक्ति को जिसको मैंने पहचानता नहीं, जानता नहीं। मुझे पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, ये इलेक्शन भी लड़ेंगे, ये संघर्ष भी कर रहे थे पूरी आज़ादी के समय पे। इसी को तो वोट करेगी जनता। ये बेशक इनडायरेक्ट गए हैं, लेकिन अगर इलेक्शन हो भी जाता तो भी यही पहुंचते, इसमें कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है। अब ये इनडायरेक्ट पहुंच गए तो क्या दिक्कत होगी? 19 और इसका एग्जाम्पल देखिए, 1952 में भारत का पहला चुनाव होता है वयस्क मताधिकार पे, सॉरी, तो 1952 का तो इलेक्शन वयस्क मताधिकार से हुआ था ना, पहला इलेक्शन भारत का जिसके अंदर पब्लिक ने वोट डाले थे। तो उस पहले चुनाव में कौन जीत करके गया था? उस पहले चुनाव में कौन जीत के अंदर गया था? संसद के अंदर कौन पहुंचा था? सारे वही लोग जो संविधान सभा के अंदर थे। तो हम ये कैसे कह दें कि वहां पर अगर इलेक्शन होता वहां ये नहीं पहुंचते? वहां पर भी यही लोग पहुंचते। बहुत भरोसा था जनता को इनके ऊपर, ठीक है। अब बात आती है तीसरे सवाल पे, दूसरे सवाल पे कि राज्य का स्वरूप कैसा होगा, ठीक है। स्वरूप जो है वो था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि इंडिपेंडेंट डिसीजन लेगी भारत की सरकार, ठीक है। हम किसी के दबाव में डिसीजन नहीं लेंगे, खुद डिसीजन लेंगे। तो ये स्वरूप था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होंगे हम, समाजवादी होंगे हम, पंथ निरपेक्ष, यानी कि सभी धर्मों को जो है यहाँ पे रहने का अधिकार होगा, स्टेट किसी को स्पॉन्सर नहीं करेगा, हम डेमोक्रेटिक बनेंगे, हम रिपब्लिक स्टेट बनेंगे। इस तरीके का स्वरूप था भारत का, ये बात कही गई, ठीक है।
मतलब कि ये कंप्लीट प्रस्तावना बताती है हमें कि भारत का स्वरूप कैसा होगा, तो ये इस तरीके का स्वरूप होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की जब हम बात करते हैं कि ये कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि भारत जो अपने सभी जो इंटरनल मामले हैं और जो बाहरी मामले हैं उनमें बिना किसी दबाव के निर्णय लेगा। ठीक है, यही बात कर रहे हैं ना हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की। तो इसका मतलब ये होगा कि भारत जो है वो बिना किसी प्रेशर के निर्णय लेगा। ठीक है, बिना किसी के दबाव में निर्णय लेगा। अब बात यह है कि बिना किसी के दबाव में निर्णय कैसे लेगा, क्या संभव है ये ऐसा? इसमें चुनौतियां हैं हमारे सामने, चैलेंज हैं हमारे सामने कि हम बिना किसी दबाव के कैसे निर्णय लेंगे, क्योंकि हम न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, हमें डेवलपमेंट भी करनी है, हमें इंडस्ट्रीज भी चाहिए, हमें जो है दूसरे देशों से हेल्प भी चाहिए, एड भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो उसके लिए तो हमें उनके सामने झुकना पड़ेगा। चैलेंज है, बड़े बड़े चैलेंज हैं। पहला चैलेंज तो यही था कि भारत ने कॉमनवेल्थ की जो है मेंबरशिप ले ली। कॉमनवेल्थ में वो सब सारे देश थे जो कि इंग्लैंड की कॉलोनियल कंट्री रहे थे। तो यहाँ पे 72 कंट्रीज़ मिल करके कॉमनवेल्थ बनाया गया और इनमें ये लगा गया कि ये इनकी डेवलपमेंट की जाएगी, इन देशों की आपस में सहयोग करवा के। तो कॉमनवेल्थ की जो सदस्यता लेगी, चुनौती ये थी कि उसकी सदस्यता क्यों ली, लोगों ने सवाल खड़े किए। तो बात ये थी कि पहली बात तो ये कि हमने किसी के दबाव में सदस्यता नहीं ली, हमने खुद सदस्यता ली थी। हम जब चाहें तब छोड़ देंगे, ठीक है, कभी भी मन करेगा तब छोड़ देंगे, किसी के प्रेशर में नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हम इकट्ठे रहेंगे, हमें अपनी डेवलपमेंट करनी है। कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकल मंच है, कॉमनवेल्थ कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे जा कर के कि हमारे डिसीजंस को प्रभावित किया जाएगा। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये बात यहाँ पे। इसके बाद एक चैलेंज हमारा बचता है कि हम वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF इनके भी सदस्य हैं और ये बहुत प्रेशर बना के रखती। ये सच में एक चैलेंज है हमारे लिए कि वर्ल्ड बैंक का, WTO का, IMF का ये बहुत बड़ा भारत के ऊपर प्रेशर रहता है, इनकी सदस्यता हमारे पास। पर्यावरण के मुद्दों के ऊपर जो है वो हम बहुत प्रेशर में रहते हैं। ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है कि हम इनके मुद्दों पे प्रेशर से कैसे बाहर निकले। हमें अपनी डेवलपमेंट भी करनी है और पर्यावरण के मुद्दों पे खुल करके सामने भी आना है। ठीक है, आतंकवाद के मुद्दों पे जो है हम इंटरनेशनल प्रेशर महसूस करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। तो आतंकवाद के मुद्दे पे हम बहुत पीछे रह जाते हैं। इसके बाद भारत ने जो इंटरनेशनल पॉलिसी जो है उनके दबाव में आकर के, आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि 1991 में क्या हुआ था। मैंने आपको जब पढ़ाया था, IR जब आप पढ़ रहे थे या फॉरेन पॉलिसी जब आप पढ़ रहे थे, या फिर मैंने आपको जब हमारे देश की पॉलिटिकल प्रोसेस जब मैं आपको पढ़ा रहा था, उस समय पे मैंने आपको बताया भी होगा कि 1991 में हमारे देश की हालत क्या थी। और उस समय पे हमने क्या किया कि इंटरनेशनल पॉलिसी जो है वो थी किस तरीके की, कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अपनाने की। ये इंटरनेशनल पॉलिसी थी और इसके लिए भरपूर दबाव बनाया गया। भारत ने मांगा WTO, वर्ल्ड बैंक से रुपया, भारत ने मांगा IMF से पैसा, लेकिन इसके सहयोग के लिए किसकी ज़रूरत थी? USA की, UK की, ठीक है, फ्रांस की, इनकी सहयोग की ज़रूरत थी। अब ये सहयोग तब करेंगे जब हम इनके अंदर शामिल होंगे और इनके अंदर शामिल होकर के इनकी शर्तों को मानेंगे। इनकी शर्तों को मानने के बाद हमें पैसा मिलेगा। भारत को पैसा तब ही दिया गया था जब हमने इनकी सारी शर्तें मानी, जब हमने कहा कि हाँ, हम अपने देश में LPG की पॉलिसी लाना चाहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हम तैयार हैं ये सब करने के लिए। हमने वो चीज़ें अपना ली। ठीक है, ये भारत के सामने बड़ा चैलेंज है, इससे बाहर कैसे निकले। अब बात ये है, आगे चलते हैं। ये चैलेंज हैं, लेकिन हम कहना क्या चाहते हैं, हमारा तर्क क्या है इस चीज़ को लेकर के। पहला तो ये कि हम क्या हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए, हम लोकतांत्रिक देश हैं। लोकतांत्रिक देश के अंदर जो है सबसे ज़रूरी मुद्दा होता है लोगों का शासन चलाना, लोगों के लिए काम करना, और लोगों के लिए काम करना तो देश में डेवलपमेंट होनी जरूरी है। ठीक है, तो जनता ने क्या किया, जनता ने एक सरकार बनाई है और उस सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो जो जनता है, जो पब्लिक है,
उसके इंटरेस्ट में उसकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए पॉलिसी बनाएगी। तो जो सरकार हमने बनाई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है कि वो जनता के हित में, जनता के जीवन को बेहतर करने के लिए नीतियों का निर्माण करेगी, पॉलिसी बनाएगी। अब उसके लिए जो है सरकार को कुछ न कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अब ये तो नहीं कि 1991 में अगर हम पैसा नहीं लेते, उनकी बात नहीं मानते तो पैसा नहीं देते और फिर पब्लिक क्या करती, भूखी मरती, देश की जनता भूखी छोड़ देते हम कि इनके प्रेशर में नहीं आना चाहते, हमारा तो स्वाभिमान है, हम नहीं आएंगे, हमारी जनता है, हमको जनता ने चुना है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, संप्रभु कंट्री हैं, समाजवादी कंट्री हैं, हम नहीं दबाव महसूस करेंगे किसी का, अपने डिसीजन खुद लेंगे। भाई डिसीजन तो लोगे, लेकिन आप ये कहें कि हमारे सामने ये चैलेंज है कि उनकी बात माननी पड़ी। क्यों? क्योंकि जनता की भलाई के लिए। भाई हम उन चीज़ों को नहीं मान रहे थे तब तक भी तो हम यही सोच रहे थे कि ये चीज़ नुकसान करेंगे किसको, देश की जनता को। अब उन चीज़ों को लाएंगे तो उससे हमारी जनता को फ़ायदा होगा, हमने यही बात तो सोची थी उस समय पे। तो वैश्वीकरण के कारण जो है, ग्लोबलाइजेशन के कारण जो हमने ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, उसके कारण भारत के लोगों का जीवन स्तर तो बढ़ा है, ये बात डेफिनेटली सही है। लोगों ने यहाँ से बाहर निकलना शुरू किया है, भारत के अंदर कंपनियाँ आई हैं, भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है, हमें बहुत सारे नुकसान उठाने पड़े उसके, वो भी हम मानते हैं, लेकिन उससे क्या है कि लोगों की ज़िंदगी तो सुधरी है। ठीक है, भारत आज विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर, जब ये एलपीजी पॉलिसी आ गई थी उसके बाद में जो है भारत दुनिया के अंदर अब क्या बन गया, भारत आज विश्व की हर एक प्रतिस्पर्धा में खड़ा दिखा मिलेगा आपको। कहीं ना कहीं पे आपको वर्ल्ड इकोनॉमी की 5 बड़ी इकोनॉमियों में शामिल भारत मिलेगा आपको। तो हर एक प्रतिस्पर्धा में हम देखने को मिलेंगे कि हर जगह पे हम चैलेंज कर रहे हैं। और भारत ने जो डेवलपमेंट की है उसके बाद में, जिस तरीके से दुनिया का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में शामिल होकर के डेवलपमेंट जो की है उसके नए आयाम खड़े किए हैं हमने, उसके लिए हम तैयार रहे हैं और हमने बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस किया है। ये एलपीजी बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, अब भी चैलेंज बना हुआ है, तब भी चैलेंज था, हमने सामना भी किया है इसका और हमने कोशिश भी की है कि हम अपनी तासीर के अनुसार, देश की तासीर के अनुसार इनको जो है ढालने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। अब प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ विवाद खड़े हो जाते हैं। ठीक है, संप्रभुता की बात हो गई। देखो कई चीज़ें आपको ऐसा लगेंगी कि सर आपने सिर्फ संप्रभुता की बात बताई, समाजवादी वाली बात नहीं बताई, पंथ निरपेक्ष नहीं बताई, लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं बता देते हैं। देख लीजिए, यहीं पे बता देते हैं, थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। हम चाहते हैं समाजवादी के बारे में पढ़ना कि समाजवादी क्या है। हम देखते हैं ना कि हमारे पास कॉरपोरेशन भी कई बार जो है, हम प्राइवेट को भी मानते हैं और पब्लिक को भी मानते हैं। पब्लिक प्राइवेट दोनों चल रही हैं हमारे देश में, कोऑपरेटिव संस्थाएं भी चल रही हैं हमारे देश के अंदर। ठीक है, कोऑपरेटिव भी चल रही हैं। तो इन कोऑपरेटिव संस्थाओं में क्या होता है, सरकारी संस्थाएं। सरकार, समाजवादी का मतलब है कि हम जो है सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देने की बात करेंगे। तो हमने जो हमारे संविधान के अंदर ये व्याख्याएं दे रखी हैं, हमने सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस के लिए हम तैयार रहते हैं, हम इसी के बेस पे चलते हैं। हम जब भी कभी भी बात करते हैं किसी भी दूसरी चीज़ की, कि एलपीजी वगैरह अपनाने की, तो उसको भी हम सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस जो है उसके अनुसार सोचते हैं कि क्या ये होगा या नहीं होगा। तो हम अपने देश में हर एक कम्युनिटी को, हर एक क्लास को जस्टिस देने तक पूरी कोशिश करते हैं, हम अपनी पूरी हद में जाके कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसे ही पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्षता का मुद्दा ये है, बड़ा गर्म मुद्दा है देश के अंदर, कि हमने जो है यहाँ पर संविधान में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्टेट जो है वो किसी भी धर्म का सपोर्ट नहीं करेगा और किसी भी धर्म को दबाने का काम नहीं करेगा। व्यवहारिक राजनीति थोड़ी सी अलग है, लेकिन हम संविधान के अनुसार चलने की कोशिश करें और कोशिश करें कि संविधान, देश की राजनीति को भी उसके अनुसार चलाया जाए। तो हम पंथ निरपेक्ष, भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये भी बात सही है कि भारत में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर तरह के लोग हैं, पारसी भी हैं, जैन भी हैं। तो इन लोगों के लिए क्या है कि ये लोग भी वही हैं
जो अपना अच्छा बेहतर जीवन जी रहे हैं, सबके लिए समान अवसर हैं और समता के अवसर हैं कि हम इक्वलिटी नहीं इक्विटी के ऊपर चलते हैं। ठीक है, और अगर कोई सोशल बेस पे पिछड़ा हुआ है तो हम उसको जो है जो अवसर की समानता में जो है हम थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन करके उसको आगे बढ़ाने की भी बात करते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करके। इसके बाद आता है लोकतांत्रिक गणराज्य। जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य में क्या होता है कि हमारे देश का जो प्रधान होगा, देश का जो अध्यक्ष होगा, वो वंश के आधार पे नहीं होगा, वो इलेक्टेड होगा जनता के द्वारा। हमारा इनडायरेक्ट होता है। राष्ट्रपति को हम कैसे चुनते हैं? राष्ट्रपति जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता ना उसका, विधानसभाओं के सदस्य, लोकसभा के सदस्य वो वोट करते हैं उसको, तब वो चुना जाता है, चुन लेते हैं उसको, जीत जाता है वो। ठीक है, तो वो वंश के आधार पे नहीं है कि किसी एक वंश का था, किसी राजघराने का था, वहीं से चुन के आ रहा, नहीं, बदल रही हैं चीज़ें। तो ये बात है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि जो प्रस्तावना से रिलेटेड हमारी जो प्रियम्बल है उससे रिलेटेड कुछ जो है सवाल खड़े होते हैं, कुछ विवाद हैं। पहली चीज़ तो ये कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? क्या जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, क्या वो संविधान का भाग है? दूसरा सवाल है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? जो प्रस्तावना है उसके अंदर हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। तीसरा है, क्या प्रस्तावना जो है वाद योग्य है? वाद योग्य मतलब है कि क्या इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जा सकता है? ठीक है, इसके ऊपर डिबेट की जा सकती है, ये बात है। पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? ये सवाल कहता है मतलब कि संविधान से संबंधित मामलों को देखना पड़ेगा हमें, संविधान का अंग है या नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कई बार निर्णय दिए हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है वो निर्णय दिया जाता है कि उसके द्वारा जो है वो बताया जाता है कि ये भाग है या नहीं है। कई केसेस के अंदर सबसे पहला केस जो है वो आता है, संविधान का भाग है या नहीं, वो आता है बेरूबाड़ी केस 1960 में। 1960 में जब ये केस आया तो बंगाल में क्या है कि एक जलपाई ज़िले के अंदर, बंगाल के अंदर जलपाई ज़िला है, उसमें बेरूबाड़ी थाना है। बेरूबाड़ी थाने को लेकर के जो है डिस्प्यूट खड़ा हो गया। जो रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी उस समय पे, रेड क्लिफ लाइन के दौरान जो है वो ये जो बेरूबाड़ी थाना है ये छूट जाता है। बांग्लादेश की तरफ की बात कर रहे हैं हम, जो हमारा जो ये एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये बांग्लादेश है, ये पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे एक एरिया है, जलपाई ज़िला है बंगाल के अंदर, और यहाँ बेरूबाड़ी थाना था। जो रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी वो जो इस तरीके से खींची जा रही थी, उसके अंदर इसको छोड़ दिया गया था। ठीक है, ये शामिल नहीं हो पाया था रेड क्लिफ लाइन में। तो इसके अंदर क्या हुआ कि बेरूबाड़ी थाने को लेकर के बड़ा डिस्प्यूट खड़ा हो गया, और इस डिस्प्यूट के कारण जो है एक बार एक समझौता भी होता है 1958 में, नेहरू और नून समझौता। ठीक है, नेहरू नून समझौता होता है। बेरूबाड़ी क्षेत्र जो है उस समय पे नेहरू और नून समझौते में जो है जो हुआ तो उसमें पाकिस्तान को दे दिया गया 1958 में। नेहरू नून समझौते में बेरूबाड़ी एरिया जो है, नून जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उसको जो है ये पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर दिया कि ठीक है ये आपका एरिया है, उसको छोड़ दिया। क्योंकि 1958 तक तो जो बांग्लादेश भी पाकिस्तान था, वो तो 1971 में अलग हुआ है। तो इसके ऊपर केस कर दिया गया देश के अंदर। 8 जजों की बेंच बैठती है, 8 जजों की बेंच बैठती है, और उसके अंदर ये डिसीजन लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन प्रस्तावना संविधान निर्माता जो हैं, जो संविधान बनाने वाले लोग हैं, उनकी भावनाओं को समझने की एक कुंजी जरूर है। यानी कि जिन्होंने संविधान बनाया उनकी जो भावना थी उसको समझा जा सकता है इससे, लेकिन संविधान का भाग नहीं है इसके अंदर, ये बात बोल दी। और संविधान की प्रस्तावना तब सहयोगी होगी, संविधान की प्रस्तावना को हम तब अपने लिए हेल्पफुल मान सकते हैं जब संविधान का कोई भाग स्पष्ट ना हो, जिसको समझने में दिक्कत आ रही हो कि ये स्पष्ट नहीं है, इसको कैसे क्लियर करें, तो हम संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, जो प्रियम्बल है, उसका सहयोग ले सकते हैं। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। तो यहाँ पे प्रस्तावना के आधार पे निर्णय नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात खड़ी हो गई थी कि प्रस्तावना संपूर्ण अखंड भारत की बात कर रही है, तो प्रस्तावना के आधार पे निर्णय कैसे, मतलब कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो एरिया उनको दे दिया जाए। तो यहाँ पे यही कहा गया कि हम जो है
इसको प्रस्तावना के आधार पर निर्णय नहीं दे सकते कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात आ गई कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रस्तावना जो है बेरूबाड़ी केस के अंदर मान लिया गया कि ये भारतीय संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रख लेनी है। अब गोलकनाथ केस हो जाता है 1967 में, एक केस और आता है दूसरा गोलकनाथ केस। यहाँ पे तक क्या मौलिक अधिकारों को संविधान संशोधन करके सीमित किया जा सकता है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो फंडामेंटल राइट्स को जो है क्या संविधान संशोधन से फंडामेंटल राइट्स के अंदर अमेंडमेंट करके उनको लिमिट किया जा सकता है, कम किए जा सकते हैं क्या? तो यहां पे गोलकनाथ केस में जो है मतलब ये सवाल था, इस सवाल के ऊपर जवाब देना था, इसके ऊपर जजमेंट आनी थी। 11 जजों की बेंच बैठती है और निर्णय जो आता है बहुत टफ निर्णय होता है, वो आता है निर्णय 6-5 से। ठीक है, और यहां पे ये कहा गया इस केस के अंदर कि देखिए गोलकनाथ केस ऐसे है, गोलकनाथ केस में क्या है कि ये पंजाब के अंदर की बात है। यहाँ पे कुछ 2 भाइयों की ज़मीन थी, तो 2 भाइयों की ज़मीन का मामला था, तो कि सरकार ने जो है वो संपत्ति के अधिकार को सीमित करने की बात कर दी। तो संपत्ति के अधिकार को जब सीमित किया जा रहा था, जिसमें इंदिरा गांधी वाला केस है ये, तो इस पे मामला ये अटक गया कि देखो प्रस्तावना के आधार पर फैसला, हम की सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बात हुई कि प्रस्तावना को आधार बना के संशोधन नहीं किया जा सकता मौलिक अधिकारों के अंदर, कि संपत्ति आर्थिक न्याय की आप बात कर रहे हैं, तो आर्थिक न्याय के आधार पर कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यहाँ पर भी यही बात हुई, और प्रस्तावना के आधार पर संविधान संशोधन नहीं कर सकते आप लोग। प्रस्तावना के आधार पर संविधान संशोधन हो रहा है तो नहीं कर सकते, ये बात मना कर दी गई। 6 लोगों ने कहा कि नहीं कर सकते, 5 ने कहा कि कर सकते हैं। बड़ा टफ निर्णय आया था, बहुत मुश्किल निर्णय था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने यहाँ पे जो है, जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने राय दी कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और आर्टिकल 32 जो है वो संविधान की आत्मा है, वो किसने कहा है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये इसके बाद तीसरा केस होता है, केशवानंदन भारती केस 1973 में। केशवानंद भारती केस होता है 1973, इंडिया सबसे मोस्ट फेमस केस है। ठीक है, तो इनके जो वकील हैं केशवानंदन भारती केस में जो है, केशवानंदन भारती एक व्यक्ति थे, मठ था इनका, कोई मठ की ज़मीन का मामला था। तो ये इनके वकील होते हैं नान की पालकी वाला। और नान की पालकी वाला उस समय पे भारत के सबसे बड़े वकीलों में गिनती होती थी, सरकार को नाको चने चबुआ देते थे जब भी खड़े होते थे। इनकी 2 किताबें हैं, वी द पीपल, वी द नेशन। ये दोनों किताबें आपको याद रख लेनी है। ठीक है, ये 2 किताबें हैं, वी द पीपल, वी द नेशन। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये क्वेश्चन था। 13 जजों की बेंच बैठती है और फाइनल जो डिसीजन आता बहुत ही मुश्किल से निकलता 7-6 के डिसीजन से। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही, उन चीज़ों से जो है सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो कभी भी संसद को या एग्जीक्यूटिव को घुटनों पे ला सकती है, इतनी ताकत बढ़ जाती है। ठीक है, इतनी शक्ति बढ़ गई, क्योंकि ये केस जो बनता है ये आता है आधारभूत ढांचे को लेकर के, जो कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, डिसीजन दिया, यहां पे ये बात थी कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन संसद नहीं कर सकती। ठीक है, और यहां पे ये बात मान ली गई कि संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। इन्होंने ये कहा कि संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का जो आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात खड़ी हो गई। पहला मुद्दा बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात खड़ी हो गई, तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर संशोधन नहीं हो सकता, ये बात उठी। और यह भी बोल दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अभी तक क्या कह रहे थे? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है,
अब हो गया कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये बात यहाँ निकल के आ गई। ठीक है, और संविधान, और एक बात इन्होंने बोली कि क्यों है ये पार्ट, ये इसलिए पार्ट है क्योंकि संविधान के सारे जो अनुच्छेद हैं वो सर्वसम्मति से पास हुए थे। संविधान के अंदर जो कुछ भी शामिल किया गया वो सारा का सारा जो है वो सर्वसम्मति से पास हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रस्तावना भी तो सर्वसम्मति से पास होकर के आई थी, इसलिए उसको शामिल किया गया। अगर सर्वसम्मति से निर्णय नहीं होता तो उसको नहीं शामिल करते, इसलिए इसको शामिल किया गया। तो इसीलिए इसको संविधान का भाग मानना पड़ेगा, तो इस संविधान का भाग मान ली गई। तो प्रस्तावना संविधान की शक्ति का, एक बात भी यहाँ पे बोली गई कि जो ये प्रियम्बल है, जो प्रियम्बल बनाई गई है, ये संविधान की शक्ति यानी कि संविधान को ताकत नहीं देती है, शक्ति का स्रोत नहीं है, और ना ही संविधान में कोई परिवर्तन किया जा सकता इसको लेकर के। लेकिन याद रखिए, जो बात बेरुवाड़ी केस में आई थी, अगर किसी कानून की व्याख्या करनी हो, वहाँ पे क्या कहा था, अगर कोई भाग अस्पष्ट हो, जो क्लियर ना हो, यहाँ पे ये कहा कि किसी कानून की व्याख्या करनी हो तो प्रस्तावना मार्गदर्शन का कार्य करेगी, ये बात रखी गई प्रियम्बल में। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके अंदर मान लिया गया बेसिक स्ट्रक्चर में कि हाँ प्रस्तावना भाग है और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर में आप संशोधन नहीं कर सकते, ये बात उठ करके आ गई। ये था पूरा मामला। यहाँ पे अगला एक और केस आता है SR बोम्मई केस, बहुत ही फेमस केस है इंडिया का 1994 का। SR बोम्मई केस 1994 में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे ये उस समय पे। क्या हुआ कि उन दिनों क्या है कि 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, और इसके कारण जो है बजरंग दल के जो लोग हैं और जो RSS के लोग हैं उनकी धरपकड़ चल रही थी, क्योंकि गिराने वाले वो लोग थे। तो बाबरी केस के कारण जो है देश के अंदर जो सांप्रदायिक तनाव है वो काफ़ी बढ़ा हुआ था, और इनके ऊपर ये आरोप, कई राज्य थे, 4 राज्य थे, 4 राज्यों में जो है सांप्रदायिकता बढ़ाने के कारण जो 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार को आर्टिकल 356 के तहत हटा दिया गया। उत्तर प्रदेश में हटा दिया गया, राजस्थान में हटा दिया गया, मध्य प्रदेश में हटा दिया गया, और शायद महाराष्ट्र में हटा दिया गया। 4 स्टेट के अंदर जो है बीजेपी की सरकार को ध्वस्त कर दिया गया, हटा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का मतलब ये था कि देखो उनको क्यों हटाएगा, उनको तो इसलिए हटाएगा, ये कह रहे थे कि जो ये क्रिमिनल हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई है, ये सारे के सारे इन 4 राज्यों में छिपे हुए हैं, इन 4 राज्यों में छिपे हुए, और सरकार इनको प्रेजेंट नहीं कर रही, दे नहीं रही सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसीलिए जो है संविधान का उल्लंघन करने के कारण, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के कारण जो है इसको, सरकार को धड़ल्ले से गिरा दिया गया। ठीक है, 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार को कांग्रेस की सरकार ने, सेंटर में थी जो, उसने हटा दिया। ठीक है, इन 4 राज्यों के केस के साथ में ही जो है SR बोम्मई का केस भी जोड़ दिया गया, क्योंकि SR बोम्मई के केस को भी यहीं पे लेके आ गया था, उनको भी हटा दिया गया था। इस केस में जो केशवानंदन भारती केस में जो 1973 को आधार बनाया गया, SR बोम्मई केस में जो है 1973 का जो केशवानंद भारती केस था उसको मतलब कि बेस बना करके फैसला दिया जाता है, और कहा गया कि आधारभूत ढांचा उसको बढ़ा दिया गया, उसको डिफाइन किया गया अब यहाँ पे। ठीक है, आधारभूत ढांचे को डिफाइन कर दिया गया। पहले तो ये डिसाइड नहीं था कि आधारभूत ढांचा है क्या, कौन सी चीज़ आएंगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा था कि वो हम समय समय पे बताते रहेंगे कि क्या आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ये डिफाइन नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम जब मामला आएगा तब बता देंगे कि क्या ये बेसिक ढांचा है या नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की ताकत बढ़ गई। कोई भी बात आएगी तो कह देंगे ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, हमने कह रखा है ना कि बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है हम रिजेक्ट करते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ा के बताया गया, और जो पंथ निरपेक्षता है उसको भी जो है आधारभूत ढांचे के रूप में ले लिया गया, आधारभूत ढांचा डिफाइन कर दिया गया अब यहाँ पे। ठीक है, तो आधारभूत ढांचे की यहाँ पे डेफिनेशन आ गई।
और पंथ निरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म को जो है इसके अंदर शामिल किया गया SR बोम्मई केस में। ठीक है, अब मामला आता है, एक और केस है LIC केस 1995 का। निजीकरण हो रहा था LIC का, और निजीकरण के कारण क्या है कि LIC के कुछ मेंबर्स जो हैं प्राइवेट, उनको प्राइवेट किया जा रहा था। प्राइवेट के कारण क्या है कि कुछ लोगों की पॉलिसी अटकी हुई थी। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन के संबंध में निर्णय देना था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को। तो यहाँ पे डिसीजन दिया गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, लेकिन संसद की शक्ति नियंत्रित नहीं की जा सकती। ये कहा गया कि आप संसद की शक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, संसद संशोधन कर सकती है, प्राइवेटाइजेशन कर सकती है। इसीलिए जो है LIC का भी प्राइवेटाइजेशन होना था। लाइफ इंश्योरेंस का जो है वो कह रहे थे कि और भी नई कंपनियां आएंगी। इससे क्या है कि LIC को खतरा हो रहा था, ये लग रहा था कि हम डूब जाएंगे। ऐसे किसी आदमी का केस था पैसे निकालने का, उस केस के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखनी जरूरी। 1995 में LIC का केस आता है। ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन को लेकर के डिसीजन होना, और इस केस में जो है प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये बात मान ली गई। तो फाइनली अगर हम कहें आज के टाइम पे अगर कोई पूछे कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो फाइनली 95 के केस को आधार बनाइए, फाइनली आप SR बोम्मई केस को आधार बनाइए, फाइनली जो है आप केशवानंदन भारती केस को आधार बनाइए। केशवानंदन भारती केस सबसे बड़ा केस है, 13 जजों की बेंच बैठी थी, उसने फैसला दे रखा है कि ये भाग है, तो भाग मान लेते हैं, संविधान की प्रस्तावना जो संविधान का भाग है। ठीक है, अब एक सवाल हो रहा था हमारे साथ, क्या प्रस्तावना में संशोधन संभव है, इसके अंदर अमेंडमेंट किया जा सकता है? कुछ केसों को देखते हैं इसके अंदर भी। केशवानंदन भारती केस 1973, यही वो केस है, बार बार अटकाता है प्रस्तावना से संबंधित। इसने कहा कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन हो सकता है। इसने यही बात बोली थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो इसने कहा कि संशोधन हो सकता है। भाई भाग है तो संशोधन भी हो सकता है, किसी भी भाग में। प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए संशोधन संभव है, ये केशवानंदन भारती केस ने बोल दिया। मिनर्वा मिल्स 1980 का केस आता है एक और। इसने कहा कि संशोधन हो सकता है, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए। इसने कहा कि आप जो हैं संविधान संशोधन कर सकते हैं, प्रस्तावना संविधान का भाग है, मान लिया। ठीक है, तो इसके अंदर संशोधन हो सकता है, और संशोधन करेंगे तो ये नहीं बदलना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। बेसिक स्ट्रक्चर की यहाँ पे कुछ पैमाने भी डिसाइड किए गए थे मिनर्वा मिल्स में कि क्या क्या है बेसिक स्ट्रक्चर में, कुछ कुछ चीज़ें। फिर भी वहाँ पे ये लिख दिया गया कि और समय के अनुसार हम बताते रहेंगे, जहाँ पे भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात थी। ठीक है, नोट करने वाली प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह फाइनल हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि ये गलत लिखा हुआ है, तो ये कई है ना कि टाइपिंग करते बहुत मिस्टेक हो रखी हैं, इसको हटा देना। तो यहाँ पे क्या है कि हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कोई आधारभूत ढांचा परिवर्तन नहीं हो सकता, ये फाइनल हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है, क्या प्रस्तावना जो है वो परिवर्तनीय है, क्या उसमें परिवर्तन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर संविधान और प्रस्तावना में, अगर हम देखें कि संविधान में और प्रस्तावना में किसी चीज़ को डिफाइन करना हो, किसी चीज़ को डिफाइन करने को लेकर के कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाए, तो ये हो सकता है कि प्रस्तावना को परिवर्तन किया जा सकता प्रस्तावना के अंदर। ठीक है, अर्थात संविधान के प्रावधान के साथ जुड़ने पर परिवर्तनीय है। अगर संविधान के भाग के साथ कोई चीज़ जुड़ती है प्रस्तावना की, तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अगर नहीं जुड़ती है तो नहीं किया जा सकता। डिस्प्यूट होगा किसी भाग को लेकर के प्रस्तावना और संविधान के भाग को लेकर के, तो परिवर्तन होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चन भी हैं, लेकिन क्वेश्चन हम नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पे क्लास ही करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास को आप कंप्लीटली आप लोगों ने देखा, सुना। मुझे लगता है कि आपको प्रियम्बल से रिलेटेड, भारत की संविधान सभा से रिलेटेड जितने आपकी क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, और कुछ जो केसों की हमने बात की है वो भी आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्या क्या बातें हो सकती हैं। ये केस बार बार आपकी आंखों के सामने आते रहेंगे। तो इस क्लास को जो है हम इतना ही रखते हैं। नए कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, हमारा नया बैच शुरू हो गया है। जो भी एडमिशन लेना चाहता है वो हमें जो है हमारे इस कॉन्टैक्ट के ऊपर व्हाट्सअप कर सकता है, हमें कॉल कर सकता है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।